कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करके जम कर दिया है अपने मुल्क के अंदर। तो अब हमारा उनके साथ बात करने को रह क्या गया? क्या हम उनके सियाचिन की बात करेंगे और सिर्फ सरकरीक की बात करेंगे? अब इन हालात में उनके अपने जितने भी उनके इंटेलिजेंशिया है, उनके थिंक टैंक्स हैं या उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान के साथ आप हाथ में ना लें। पाकिस्तान एक बड़ा विलिंग किस्म का हमसाया है जो पहले ही बातचीत के लिए परेशान फिर रहा है। तो आप हाथ बढ़ाएंगे तो ये फौरन आपका हाथ पकड़ लेंगे। पाकिस्तान को भी वो नाक रगड़वाने के लिए वो पीछे नहीं हटना चाहते भारत वाले, और अमेरिका भी उनको दोबारा जबरदस्ती को सहारा है और उनको नेगोशिएशंस में भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जहां पाकिस्तान बड़ी मुखालफत कर रहा है। पाकिस्तान तो खैर सोच भी नहीं सकता कि कन्वेंशनल वॉर का आगाज करे, क्योंकि भारत के पास उसकी मईशत बहुत बड़ी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी सूरत वापस नहीं लेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सुलह की पहल हुई है, उसको पाकिस्तान में अधिकांशतः लोग अपनी हार की तरह देख रहे हैं। उनका यह सोचना है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अपनी दहशतगर्दी वाली शर्त कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैलाता है, उससे पीछे नहीं हटा, न ही कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त करने वाला अपना आदेश ही वापस लिया। फिर पाकिस्तान को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि घुटने टेक दिया? आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इसी पृष्ठभूमि की पर चर्चा। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खत आया और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, खासतौर पे ये कि एक ऐसी एनवायरनमेंट हो जो कि डिवॉइड ऑफ टेरर हो, जहां पे मिसट्रस्ट ना हो, क्या इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि चलें भारत के साथ मुज़ाकरात का आगाज तो हुआ, या इस पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए? इस पे हमें बगले बजाने की या उसकी जरूरत नहीं है कि शायद बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, और जो उसका कंटेंट है, जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने इस मौके पर भी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी न किए जाने की जमानत मांगते हुए कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उनकी जो सुई है वो वहीं पे अटकी हुई है और वो पाकिस्तान को उसी नजर से देख रहे हैं और वो अपने मौकफ से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। और यही नरेंद्र मोदी का मौकफ रहा है जो जिस तरीके से वो डील करते हैं। हिंदुस्तान ने उस हल तलब मामले को सिरे से इशू तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है। अब शिमला एग्रीमेंट हो, लाहौर डिक्लेरेशन हो, किसी किस्म की बायलैटरलिज्म हो या ट्राइलैटरलिज्म हो या किसी की बीच में मीडिएशन की बात हो, उन तमाम विंडोज को हिंदुस्तान ने क्लोज कर दिया है, ये कहकर कि कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करके जम कर दिया है अपने मुल्क के अंदर। तो अब हमारा उनके साथ बात करने को रह क्या गया? क्या हम उनके सियाचिन की बात करेंगे और सिर्फ सरकरीक की बात करेंगे, या उनके लिए हम तिजारत के रास्ते खोलेंगे? तो जो एक प्रिंसिपल इशू है जिसकी वजह से कई हमारे ममालिक के दरमियान जंगें भी हुई हैं, उसके ऊपर बात करना मेरे ख्याल में उसके बगैर किसी किस्म के ताल्लुकात की इब्तिदा करना हमाकत होगी। इसके पीछे यकीनन कोई ट्रैक टू काम कर रहा है, यकीनन बड़ी कुव्वतों का अमल दखल है और हमारे दोनों अरब दोस्त ममालिक मेरी जाती राय में किसी शह पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं कि आप इन ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। इन दोनों ममालिक ने आज तक कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब हिंदुस्तान की मुआवनत की बात कर रहे हैं। तो इसको हमें देखना ये चाहिए कि क्या वो तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी जो वहां पर रोजगार की तलाश में इन दोनों ममालिक में मौजूद हैं, क्या उसको एज अ लीवर यूज किया जा रहा है, क्या उसको एज अ प्रेशर टूल यूज किया जा रहा है? विदाउट सेइंग दैट मच, मेरे ख्याल में इनके पीछे जो कुव्वतें हैं और इन दो को जो आगे लाया गया है, ये एक कोर्सिव डिप्लोमेसी है। आज अगर भारत ये थोड़ा माइल नजर आता है और वो रीच आउट कर रहा है, तो उसमें बड़ी बुनियादी वजह यही है जो बात की रिजाज ने भी, वो ये है कि एक तरफ क्वाड का हिस्सा बन जाने के बाद, जैसे वो
अभी एंटी चाइना एक अलायंस बनी है जिसमें कि वो हिस्सा बन चुके हैं अभी। पहले वो अलायंस के साथ दाएं बाएं कर रहे थे और आपको याद होगा कि बावजूद इसके कि डोकलम का इशू हुआ तो चाइना के साथ इन्होंने बड़ी जल्दी मोदी ने विजिट करके अंडरस्टैंडिंग ठीक कर ली। लेकिन लगता ये है कि अब वो चाइना के सामने खड़े हो गए इसलिए कि वो अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं और अब वो इस समझते हैं कि मजीद अप्रोचमेंट नहीं हो सकती चाइना के साथ, ये अब इसी तरह ही रहेगा। अब इन हालात में उनके अपने जितने भी उनके इंटेलिजेंशिया है, उनके थिंक टैंक्स हैं या उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि देखें तो पाकिस्तान के साथ आप हाथ में ना लें। पाकिस्तान एक बड़ा विलिंग किस्म का हमसाया है जो पहले ही बातचीत के लिए परेशान फिर रहा है, तो आप हाथ बढ़ाएंगे तो ये फौरन आपका हाथ पकड़ लेंगे और एक साइड को आप डिफ्यूज कर देंगे, दूसरी की तरफ आप तवज्जो दे दें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी वो नाक रगड़वाने के लिए वो पीछे नहीं हटना चाहते भारत वाले, और उन्होंने ये भी देखा कि अफगानिस्तान में उनका रोल नहीं था लेकिन अमेरिका अभी उनको दोबारा जबरदस्ती को सहारा है और उनको नेगोशिएशंस में भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जहां पाकिस्तान बड़ी मुखालफत कर रहा है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मीडिएटर्स जो भी किरदार अदा कर रहे हों, दोस्त ममालिक हों, अमेरिका का किरदार हो, लेकिन आगे तो बहरहाल पाकिस्तान और भारत दोनों को अपनी अपनी तरफ पर बढ़ना है ना। तो क्या पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है जब तक 5 अगस्त 2019 के पहले वाले स्टेटस पे मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत नहीं जाता? मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सुसाइडल स्टेप होगा अगर पाकिस्तान इस तरफ बढ़ता है। हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो एक तरफ कश्मीरियों को एक तो मैसेज उनको नाउम्मीदी का जाएगा, हम उनसे फिजिकली तो कुछ कर नहीं रहे, ये उम्मीद भी छीन लेंगे, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, जो सबसे बड़ा जुल्म होगा और ये हमें हरगिज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये होगी कि अगर इस इशू को हम पसे पुष्ट डाल दें तो फिर नेगोशिएशन के लिए रह क्या गया है हमारे पास? किस बात पे हम नेगोशिएट करना चाहते हैं? ट्रेड और ये जो बाकी चीजें हैं, सफारती तल्लुकात को बहाल करना, हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लेना या अपना हाई कमिश्नर वहां भेज देना, ये पहले भी होता रहा है। वॉर्स में ब्रेक हो जाता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा किसी भी वक्त एस्टेब्लिश हो सकते हैं। कश्मीर पे वो कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी सूरत वापस नहीं लेगी। और आपने देखा कि रीजनल कंट्रीज में से कोई भी भारत को इस मामले में शरीक करने के लिए तैयार नहीं, किसी ने भी कोई इस पर जोर नहीं डाला। जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी भारत का कोई रोल नहीं था। तो इन हालात में भारत पाकिस्तान से ये तवक्को करेगा कि पाकिस्तान ये मुखालफत छोड़ दे ताकि उसके पांव अफगानिस्तान में जमे रहें और वो वहां पे अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहे और कल जब जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ फिर वही खेल खेला जाए जो वो इतने अरसे से खेल रहा है। ठीक। अब जो खत है इसकी बात कर ले। खत में जो 2 चीजें हमने पॉइंट आउट की कि एक तो टेररिज्म का कि ये हालात जो पहले टेरर फ्री हो, हॉस्टिलिटी कम हो, उससे बड़ा दुख हुआ मुझे ये कि हमने इतना अरसा, कल बोशन का सारा किस्सा हमने खोल के रखा, इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वहां भी उनको वो रिलीफ ना मिल सका जो वो मांग रहे थे। फिर आप देखिए कि हमने इतना जबरदस्त डोजियर दिया, दुनिया पूरी ने देखा और उस डोजियर में इतने जबरदस्त शवाहिद थे कि कोई शक कर नहीं सकता। तो भारत फिर भी उसको खातर में नहीं ला रहा, यानी उस जो खुद उसने कर दिया यहाँ पे तबाही, वो तो है ही नहीं, उसका तो जिक्र कहीं नहीं। आप 1000 सबूत दे दें, लेकिन अपनी वो कहानी फिर कर रहा है जो कि जिसके कभी उसने शवाहिद नहीं दिए। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने भारत से अलग होने का एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि पाकिस्तान में अक्सर लोग यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा 2 कौमी नजरियों के आधार पर हुआ था। 2 कौमी नजरिया का तात्पर्य है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, वे एक साथ नहीं रह सकती। इसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग किया था, परंतु इसके मूल में लोकतंत्र था। जब देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के पहले यहाँ पर मुगलों का शासन था। मुस्लिम नेताओं का यह मत था कि भारत
एक प्रजातांत्रिक और गणतंत्र देश बनेगा तो चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो हिंदू मेजॉरिटी होने के कारण उनको सत्ता कभी भी नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम लोगों को यह मानना था कि अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों को हटाकर अवैध रूप से भारत पर अपना कब्जा जमाया था, लिहाजा जब वे वापस जा रहे हैं तो फिर सत्ता मुस्लिमों को ही वापस मिलनी चाहिए थी, जो कि प्रजातंत्र में संभव नहीं था। इस प्रकार लोकतंत्र का डर ही मुसलमानों को मजबूर किया कि वे अपने लिए अलग देश की मांग करें, और यह अंग्रेजों को भी सूट करता था क्योंकि वे एक मजबूत भारत नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने भी भारत के बंटवारे का समर्थन किया और भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और स्पष्ट हो गया। जहां भारत ने 1952 में ही अपने यहाँ आम चुनाव करा लिया, वहीं पाकिस्तान को आम चुनाव कराने में 21 साल का समय लगा। पहली बार 1971 में आम चुनाव हुआ, लेकिन आपस में ही फूट पड़ गया। आज के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो बंगाली मुसलमान को सत्ता सौंपना नहीं चाहते थे। बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी मुजीबुर रहमान जो एक बंगाली मुसलमान थे, उनको आज के पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता नहीं सौंपी। फलतः पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान में कुल 3 बार मार्शल लॉ यानी सेना का शासन रहा है। तीनों बार सेना का शासन निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके किया गया है। आज भी पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव कोई भी जीते, पर्दे के पीछे से सेना ही वहां शासन करती है। सेना का शासन में दखलंदाजी न हो, इसके लिए वहां लंबे समय से पीडीएम के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। इन सब के बीच मोदी का लेटर बम पाकिस्तान में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर अगला कदम मोदी क्या करेगा, इस लेटर का अर्थ क्या है, मोदी क्या करने वाला है। वहां के लोगों को भले यह पता न हो, लेकिन हमको यह पता है कि मोदी आगे क्या करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय